2011 की एक गर्मी की शाम अफगानिस्तान के वारदाक प्रांत के पहाड़ों में एक ऐसा मिशन शुरू होने वाला था जो अमेरिकी विशेष बलों की सीमाओं को परखेगा। दांव बहुत ऊंचे थे। एक आर्मी रेंजर्स का समूह तालिबान विद्रोहियों के साथ भीषण गोलीबारी में फंस गया था। वे चारों ओर से घिरे हुए थे और संख्या में कम थे। तत्काल सहायता अनिवार्य थी। एक कॉल ने नेवी सील्स, एयरफोर्स स्पेशल टैक्टिक्स ऑपरेटर्स और अन्य स्पेशल फोर्सेस की एक चुनिंदा टीम को जोखिम भरे मिशन पर भेज दिया। यह एक असाधारण मिशन था। योद्धाओं को युद्ध के मैदान में ले जाने वाला हेलीकॉप्टर एक CH-47 चिनूक था। एक विशाल, अत्यधिक संशोधित विमान जो सैनिकों को शत्रु क्षेत्र में ले जाने के लिए बनाया गया था। उसमें सवार 38 लोग थे जो सेना के सर्वश्रेष्ठ थे, जिनमें सील टीम 6 भी शामिल थी, जिसने कुछ महीने पहले ओसामा बिन लादेन को मारा था। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, एक्सटॉर्शन 17 ने सांझ की आड़ में उड़ान भरी। मिशन स्पष्ट था। सैनिकों को शीघ्र भेजना, रेंजरों को सशक्त करना और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना। आगे का रास्ता खतरनाक था। चारों ओर परिचित इलाके में दुश्मन लड़ाके मौजूद थे जो अमेरिकी सेना के खास दस्ते पर वार करने को तैयार थे। बाद की घटनाओं ने सेना और पूरे देश को हिला दिया। इस पल ने खुफिया जानकारी, योजना और छाया में लड़ने वालों के अनदेखे खतरों पर कठिन सवाल खड़े की। एक्सटॉर्शन 17 एक ऐसा मिशन है जिसे बहादुरी, बलिदान और एक दुखद नुकसान ने चिह्नित किया है, जिसकी गूंज आज भी सैन्य इतिहास में सुनाई देती है। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में स्वागत है। 11 सितंबर हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को केंद्र में रखते हुए आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक अभियान शुरू किया। कठिन भूभाग और छुपे हुए दुश्मन के कारण विशेष ऑपरेशंस बलों की तैनाती जरूरी हो गई, जिनमें अमेरिकी नेवी सील्स ने अहम भूमिका निभाई। नेवी सील्स, जिनका पूरा नाम सी, एयर और लैंड है, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और विविध युद्ध परिस्थितियों में प्रभावी होने के लिए जाने जाते हैं। इस विशेष बल के भीतर नेवल स्पेशल वारफेयर डेवलपमेंट ग्रुप या डेवग्रू अधिक सील टीम 6 आतंकवाद विरोधी अभियानों में एक महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में उभरी है। डेवग्रू उन मिशनों में माहिर है जिनमें परिशुद्धता और गुप्तता अनिवार्य होती है। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के दौरान 2 मई 2011 को डेवग्रू के लिए एक निर्णायक क्षण आया। इस मिशन में सील टीम 6 ने पाकिस्तान के एबटाबाद में एक कंपाउंड में घुसकर अल कायदा प्रमुख और 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। ऑपरेशन को सटीकता के साथ अंजाम दिया गया। यह आतंकवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत थी। हालांकि ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर की सफलता के कुछ अनचाहे परिणाम भी हुए। पाकिस्तानी तालिबान, जिसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी कहा जाता है, ने अमेरिका और सहयोगियों के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई। बिन लादेन की मौत के हफ्तों बाद टीटीपी ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली, जिसमें उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में एक विनाशकारी आत्मघाती विस्फोट भी शामिल था, जिसमें कम से कम 70 लोग मारे गए। समूह का कहना है कि ये हमले बिन लादेन की हत्या का प्रतिशोध है। अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने कठिन इलाकों में तेजी से तैनाती और निकासी के लिए हेलीकॉप्टरों पर अधिक निर्भर होना शुरू किया। CH-47 चिनूक एक जुड़वां रोटर वाला भारी भरकम हेलीकॉप्टर सैनिकों और उपकरणों के परिवहन के लिए एक मुख्य साधन बन गया। अपनी क्षमताओं के बावजूद चिनूक का आकार और उड़ान शैली इसे दुश्मन की गोलीबारी, विशेषकर RPG से संवेदनशील बना देती थी। अस्थिर परिस्थितियों में विशेष अभियान मिशनों में जोखिम अंतर्निहित थे। शत्रुतापूर्ण इलाकों में सैनिकों के परिवहन के लिए हेलीकॉप्टरों पर निर्भरता ने अमेरिकी सैन्य बलों के समक्ष जोखिमों को प्रकट किया। मंच ऐसे अभियानों के लिए तैयार था जैसे एक्सटॉर्शन 17, जो आधुनिक युद्ध के खतरों और सैनिकों के बलिदान को उजागर करेगा।
6 अगस्त 2011 की रात को एक अमेरिकी सैन्य CH-47 डी चिनूक हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान के अंधेरे आसमान में उड़ान भरता है। इसका कॉल साइन एक्सटॉर्शन 17। उनका गंतव्य था मैदन वारदक प्रांत की टांगी घाटी का बीहड़ और दुश्मन भरा इलाका, जो तालिबान लड़ाकों के लिए जाना जाता है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था एक टीम आर्मी रेंजर्स को मजबूत करना, जो एक रात के छापे के दौरान वरिष्ठ तालिबान नेता कारी ताहिर को निशाना बना रहे थे। उनका प्रारंभिक हमला रात लगभग 10:37 पर शुरू हुआ। 5 अगस्त को जब 75वीं रेजिमेंट के 47 रेंजर्स को 2 चिनूक हेलीकॉप्टरों के जरिए घाटी में उतारा गया। उनका उद्देश्य ताहिर को पकड़ना या खत्म करना था, जिसने हाल ही में अपने पूर्ववर्ती की मौत के बाद कमान संभाली थी। रेंजर्स को आगे बढ़ने पर विरोध का सामना करना पड़ा। खुफिया सूचना के अनुसार विद्रोही पास ही दोबारा एकत्रित हो रहे थे। तालिबान नेताओं के भागने को रोकने और लगे हुए रेंजर्स का समर्थन करने के लिए कमांडरों ने एक क्विक रिएक्शन फोर्स या QRF तैयार की। इस टीम में सील टीम 6 के 17 नेवी सील्स, एयर फोर्स स्पेशल टैक्टिक्स ऑपरेटर्स, आर्मी नेशनल गार्ड और रिजर्व के क्रू मेंबर, अफगान नेशनल आर्मी के कमांडो, एक अफगान दुभाषिया और एक मिलिट्री वर्किंग डॉग जिसका नाम बार्ट था, शामिल थे। एम की इस पूरे QRF को एक ही चिनूक हेलीकॉप्टर एक्सटॉर्शन 17 पर तैनात करने का फैसला किया गया ताकि उनकी मदद जल्दी पहुंच सके। यह तरीका कारगर था, लेकिन सामान्य प्रथा से अलग था, जिसमें जोखिम कम करने के लिए टीमों को कई विमानों में बांटा जाता था। एक्सटॉर्शन 17 1 बजे एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस से उड़ान भरकर टांगी घाटी के निर्धारित लैंडिंग जोन की ओर रवाना हुआ। इस मिशन का उद्देश्य QRF को जल्दी भेजना था ताकि रेंजर्स की मदद कर ताहिर को भागने से पहले पकड़ा जा सके। यह समय के प्रति संवेदनशील था। एक्सटॉर्शन 17 पर सवार टीम की संरचना ने स्पेशल ऑपरेशंस मिशनों की सहयोगी प्रकृति को दर्शाया, जिसमें विभिन्न शाखाओं और इकाइयों के चुनिंदा जवानों को एक साथ लाया गया था। उनकी मिलीजुली विशेषज्ञता टांगी घाटी की चुनौतियों और शत्रुतापूर्ण परिस्थिति में मिशन की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। एक्सटॉर्शन 17 लैंडिंग जोन की ओर बढ़ते ही अंदर की टीम ने जमीन पर साथी सैनिकों के समर्थन और मिशन पूरा करने के लिए तैयार किया। उन्हें पता नहीं था कि दुश्मन बल उनकी स्थिति में थे और हेलीकॉप्टर की कमजोरियों का लाभ लेने को तैयार थे। आगे की घटनाएं तबाही लाई और यह अमेरिकी मिशन इतिहास के सबसे भयावह क्षणों में गिना जाने लगा। जैसे ही एक्सटॉर्शन 17 अपने लैंडिंग जोन के पास तंग टांगीर घाटी में पहुंचा, अंधेरा केवल दूर की फ्लेयर्स की चमक और रोटर की गूंज से ही टूटा था। उस हेलीकॉप्टर में 38 लोग सवार थे, चुनिंदा विशेष अभियान बल, अफगान साथी और अनुभवी एयर क्रू, जो एक आदर्श पुनः समर्थन मिशन के लिए जा रहे थे। चारों ओर खड़ी पहाड़ियों से घिरी घाटी तक पहुंचने के लिए बेहद कम रास्ते थे और हेलीकॉप्टर का रास्ता रणनीतिक और इलाके की विशेषताओं से तय होता था। AC-130 गनशिप द्वारा उनकी निगरानी की जा रही थी। हेलीकॉप्टर दल ने पहले ही जमीन पर हलचल की सूचना दी थी। संभवतः विद्रोही थे, लेकिन उन्हें कार्रवाई की अनुमति नहीं मिली। उस समय के नियम बेहद कठोर थे। जब तक सीधा खतरा साबित न हो, तब तक पूर्व खतरनाक हमला मंजूर नहीं किया जा सकता। कैप्टन जोनी मार्केज, गनशिप पर फायर कंट्रोल ऑफिसर, ने बाद में याद किया कि उन्होंने विद्रोहियों को रणनीतिक रूप से चलते देखा था, एक वाक्यांश जो आज भी उन्हें परेशान करता है। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, वे विमान को देख रहे थे, उन्हें बिल्कुल पता था कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने कार्रवाई की अनुमति मांगी, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। नीचे चिनूक उतरने की तैयारी कर रहा था। उसकी गति लगभग 58 मील प्रति घंटा हो गई थी और वह लगभग 100 से 150 फीट की ऊंचाई पर आ गया था। लैंडिंग जोन बस कुछ ही सेकंड दूर था। तभी एक पहाड़ी परिसर से 2 चमकदार रोशनी निकली। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हेलीकॉप्टर की ओर सीधे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था
कि तालिबान लड़ाकों को शायद पहले ही गठबंधन की गतिविधियों की सूचना मिल गई थी और उन्होंने जल्दी में घात लगाकर हमला करने की तैयारी कर ली थी। एक आरपीजी निष्फल रहा, लेकिन दूसरा सफल हुआ। उसने विमान के पिछले रोटर को सटीकता से निशाना बनाया। टेल रोटर कट जाने के बाद एक्सटॉर्शन 17 तेजी से घूमने लगा। फिर वह आसमान से नीचे गिर गया और एक सूखी नाले की तलहटी में जा टकराया। टक्कर के साथ ही विमान में सवार सभी लोगों की तुरंत मौत हो गई। स्थानीय समय था 2:38 सुबह। कोई भी जीवित नहीं बचा। कमांड सेंटर में प्रतिक्रिया तुरंत परंतु अव्यवस्थित थी। खोज और बचाव दल भेजे गए, लेकिन वे केवल उस भयानक सच्चाई की पुष्टि करने के लिए ही पहुंचे। जहाज पर सवार लोगों के नाम कमांड श्रृंखला में जल्द ही ऊपर भेजे जाएंगे। इन नामों में शामिल थे 17 सील टीम 6 के सदस्य, 5 नौसेना विशेष युद्ध सहायता कर्मी और 160वें विशेष अभियान विमानन रेजिमेंट के सदस्य, जिन्हें नाइट स्टॉकर कहा जाता है। सवाल उठे कि इतनी बड़ी संख्या में विशेष बल के जवानों को एक ही विमान में क्यों भेजा गया था? एक ही रात में एक रास्ते का 2 बार इस्तेमाल क्यों किया गया, जबकि पहले के मिशनों में इसे जोखिम भरा माना गया था? और एक संदिग्ध खतरे को देखकर भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? एक अनाम रेंजर जो शुरुआती मुठभेड़ में शामिल था, ने बाद में कहा, खतरा देखने के लिए रणनीतिकार होना जरूरी नहीं है। एक ही रास्ता, वही मार्ग, यह तूफान में सिक्का उछालने जैसा है। उद्धरण समाप्त। सैन्य की आधिकारिक जांच में पाया गया कि घात पहले से पूर्व नियोजित नहीं थी, बल्कि यह तालिबान लड़ाकों द्वारा मौके का फायदा उठाकर की गई थी। फिर भी कुछ शहीद परिवारों और विशेष ऑपरेशन समुदाय को यह नुकसान सिर्फ बदकिस्मती नहीं, बल्कि निर्णयों की चूक लगा जो बदले जा सकते थे। आखिरी पलों में जो हुआ वह एक झटके और धमाके में खत्म हो गया, लेकिन उसका असर वर्षों तक अमेरिकी सेना, खासकर विशेष ऑपरेटरों के भाईचारे में गूंजता रहा, जो जानते थे कि युद्ध में कोई गारंटी नहीं होती। अगस्त 2011 को एक्सटॉर्शन 17 के गिराए जाने ने अमेरिकी सेना और पूरे देश में झटका पैदा कर दिया। 38 जानें गईं, जिनमें 30 अमेरिकी सेवा सदस्य शामिल थे, जिससे यह अफगानिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिकी बलों के लिए सबसे घातक एकल घटना बन गई। इस घटना के तुरंत बाद पूरे देश में सैन्य समुदायों और परिवारों में शोक की लहर छा गई। देश भर में स्मृति सभाएं आयोजित हुई, जिनमें अज्ञात लोगों के सम्मान में आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री में सामूहिक दफन भी शामिल था। नेशनल नेवी अंडर वाटर डेमोलिशन टीम, नाइलिलुशन टीम, सील म्यूजियम और अन्य संस्थानों ने तब से उन लोगों की याद में स्मारक स्थापित किए हैं जो खो गए थे। ब्रिगेडियर जनरल जेफरी एमएस कोल्ट के नेतृत्व में की गई जांच में पाया गया कि हेलीकॉप्टर तालिबान विद्रोहियों द्वारा दागी गई आरपीजी से गिरा था। रिपोर्ट में कहा गया कि यह हमला एक समन्वित घात की बजाय विद्रोहियों के सही समय पर सही जगह पर होने का परिणाम था। हालांकि जांच के निष्कर्षों ने सभी चिंताओं को शांत नहीं किया। शहीदों के परिजनों व कुछ सैनिकों ने मिशन की योजना और निष्पादन पर प्रश्न उठाए। आलोचकों ने एक हेलीकॉप्टर में अधिक विशेष सैनिकों को ले जाने, उड़ान मार्ग के चयन और विमान के चुनाव पर सवाल उठाए। कुछ लोगों ने तर्क दिया था कि मिशन परिस्थितियों के लिए MH-60 ब्लैक हॉक जैसे विशेष ऑपरेशंस हेलीकॉप्टर अधिक उपयुक्त होते। खुफिया जानकारी लीक होने की संभावना पर चर्चा होने से और विवाद पैदा हुआ। कुछ परिजनों और टिप्पणीकारों का मानना है कि बिन लादेन पर छापेमारी के बाद सील टीम 6 के सदस्यों की पहचान उजागर होने से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ी है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या तालिबान को उनके मिशन के बारे में पहले से सूचना मिल गई थी, जिससे यह घातक घात लगाकर हमला हुआ। उस वक्त की मुठभेड़ के नियमों की भी जांच हुई थी। कैप्टन जोनी मार्केज एक्सटॉर्शन 17 के साथ गए AC-130 गनशिप की फायर कंट्रोल ऑफिसर
ने बाद में कहा कि नियमों ने उन्हें इलाके में संदिग्ध विद्रोहियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई करने से रोका। उनका मानना था कि यदि उन्हें उन लक्ष्यों पर हमला करने दिया जाता तो त्रासदी टाली जा सकती थी। इन विवादों के कारण आगे जांच की मांग उठी। 2013 में शहीद हुए सील्स के परिजनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाबदेही और उत्तरों की मांग की। उन्होंने ओबामा प्रशासन पर आरोप लगाया कि बिन लादेन छापेमारी में सील टीम 6 की भूमिका को सार्वजनिक कर उन्होंने सदस्यों के परिजनों को जोखिम में डाला। फिर भी इन चिंताओं के बावजूद रक्षा विभाग का कहना है कि मिशन की योजना और निष्पादन मानक प्रक्रियाओं के अनुरूप थे और किसी भी समन्वित हमले की पुष्टि नहीं हुई है या खुफिया जानकारी के लीक होने का कोई सबूत नहीं था। एक्सटॉर्शन 17 की त्रासदी अमेरिकी सैन्य इतिहास का एक दुखद अध्याय है। इससे संचालन सुरक्षा, मिशन योजना और विशेष ऑपरेशंस बलों द्वारा दुश्मन माहौल में झेली जाने वाली चुनौतियों पर निरंतर चर्चा हुई है। स्मारकों और स्मरणों के माध्यम से इस नुकसान को निरंतर सम्मानित किया जाता है ताकि दी गई कुर्बानियों को कभी न भूला जाए। एक्सटॉर्शन 17 के गिराए जाने के वर्षों बाद अमेरिकी सेना ने अपनी संचालन प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा की है। इस त्रासदी ने मिशन योजना की समीक्षा को प्रेरित किया, जिससे विशेष अभियान बलों की तैनाती के तरीकों में बदलाव हुए। भविष्य के मिशनों में जोखिम घटाने हेतु घुसपैठ के तरीकों में विविधता, खुफिया जानकारी संग्रह में सुधार और इकाइयों के बीच बेहतर संचार पर बल दिया गया है। 30 अमेरिकी सैनिकों में से एक थे नेवी पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास माइकल जे स्ट्रेंज, जो सील टीम 6 के एक क्रिप्टोलॉजिक तकनीशियन थे। उनके पिता चार्ल्स स्ट्रेंज मिशन से जुड़ी परिस्थितियों में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते रहे हैं। चार्ल्स ने अपनी किताब रिलेंटलेस, एक गोल्ड स्टार फादर्स परसूट ऑफ ट्रूथ में लिखा है कि डोवर एयर फोर्स बेस पर राष्ट्रपति ओबामा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस घटना की पूरी जांच होगी। चार्ल्स याद करते हैं, मैंने मिस्टर प्रेसिडेंट को कंधों से पकड़ लिया और कहा, मुझे अपने बेटे के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति जी, मुझे यह जानना है कि क्या हुआ था। उद्धरण समाप्त। राष्ट्रपति के आश्वासन के बावजूद चार्ल्स को लगता है कि जांच ने उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दिए। एक्सटॉर्शन 17 त्रासदी ने शहीद सैनिकों के परिवारों के समर्थन के महत्व को उजागर किया। इसके जवाब में 31 हीरोज प्रोजेक्ट्स जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई, जो खोए हुए 30 अमेरिकी सैनिकों को सहायता और सम्मान देती है। उनके प्रयास सुनिश्चित करते हैं कि परिवार अपने दुख का सामना अकेले न करे। एक्सटॉर्शन 17 की क्षति स्पष्ट करती है कि युद्ध में जीत और विपत्ति के बीच का अंतर कितना पतला होता है। आधुनिक युद्ध की कठोर परिस्थितियों में बड़ी सावधानी से बनाई गई योजनाएं भी क्षण भर में विफल हो सकती हैं। सवार लोगों की बहादुरी और प्रतिबद्धता को दर्शाती है, लेकिन साथ ही युद्ध की क्रूर और अप्रत्याशित प्रकृति को भी उजागर करती है, जहां कीमत अक्सर खोई गई जानों से चुकानी पड़ती है। इस त्रासदी पर विचार करते समय हमें न सिर्फ वीरता को स्वीकारना चाहिए, बल्कि विशेष अभियानों में सेवारत लोगों की कठोर वास्तविकता को भी समझना चाहिए। उनका काम अकल्पनीय खतरों का सामना करने की मांग करता है और उनकी कुर्बानियां हर मिशन के पीछे छिपी गहरी मानवीय कीमत को उजागर करती है। युद्ध क्रूर, अंधाधुंध और निर्दयी होता है, भले ही इसमें शामिल योद्धा कितने भी श्रेष्ठ क्यों न हो।